नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में एक बार फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस बार निशाने पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है। शेख हसीना की अवामी लीग से लेकर यूनुस सरकार का समर्थन करने वाली इस्लामिक पार्टियां तक सड़क पर उतर आई हैं। शेख हसीना की तरफ से तो 13 नवंबर को ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं जमाते इस्लामी ने ढाका में बड़ी रैली की है। सरकार को चेतावनी दी गई है कि चुनाव सुधार को लेकर रेफरेंडम कराया जाए। तो ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचरों का भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। उनका कहना है कि सरकार को जमाते इस्लामी के दबाव में नीतियां नहीं बनानी चाहिए। तो एक बार फिर बांग्लादेश में तेज हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन, जिसके चलते मोहम्मद यूनुस की सरकार पर आ गया है बड़ा संकट। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अपनी नीतियों को लेकर बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अमेरिका में विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत। विदेशी छात्रों के एडमिशन पर मारा यू टर्न। यूक्रेन पर भारी पड़ रही रूसी सेना, 5 और गांवों पर किया कब्जा। किंजाल मिसाइलों से किया हमला, नेटो को उकसाने की साजिश को किया नाकाम। चाबहार बॉर्डर के पास सैन्य अड्डा बनाना चाह रहा अमेरिका, ईरान ने किया बड़ा खुलासा। दबाव में भारत और पाकिस्तान। और चलते चलते में देखेंगे प्रशांत महासागर में मिले उस बेजान जीव को जो जिंदा है। वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली खोज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन का 758 मीटर लंबा नया होंगची ब्रिज ढहा, उद्घाटन के 44 दिन बाद हादसा। चीन के मैदानी इलाकों को तिब्बत से जोड़ने वाले राजमार्ग पर बना है ब्रिज। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले, हम कार्रवाई करने पर मजबूर, घुसकर अटैक करने की दी धमकी। वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, लैटिन अमेरिका जल क्षेत्र में की एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। राष्ट्रपति मादुरो ने भी सैन्य तैनाती का किया ऐलान। गजा के पास बड़ा विशाल सैन्य अड्डा बनाएगा अमेरिका, यरूशलेम पोस्ट ने दी जानकारी। इस कदम से युद्धग्रस्त गजा पर अमेरिकी कंट्रोल को मिलेगी मजबूती। तो बांग्लादेश की सत्ता पर मोहम्मद यूनुस की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। जिन लोगों के समर्थन से यूनुस सत्ता में आए थे, अब वो यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अलग से टेंशन दे दी। शेख हसीना ने 13 नवंबर को ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। हसीना इस वक्त भारत में है, लेकिन बांग्लादेश में उनकी लोकप्रियता अब एक बार फिर से बढ़ने लगी है। और हसीना ने जैसे ही ढाका में प्रदर्शन का ऐलान किया, पूरे ढाका को छावनी में बदल दिया गया है। सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत मोहम्मद यूनुस को ही हो रही है। उनके आवास को किले में बदल दिया गया है। शेख हसीना के साथ छात्रों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो इस्लामिक पार्टियां अलग से दबाव बना रही हैं। वो चुनाव सुधार को लेकर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम की डिमांड कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुद्दे पर इस्लामिक पार्टियों की करीबी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी आमने सामने आ गई है। यानी बांग्लादेश में इस वक्त सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनुस मुश्किल में फंस चुके हैं। एक तरफ शेख हसीना है तो दूसरी तरफ इस्लामिक पार्टियां। यूनुस को कहीं से कोई समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। यूनुस के लिए पहली चुनौती तो 13 नवंबर का दिन ही लेकर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकार 13 नवंबर को शेख हसीना और उनके कई सहयोगियों के लिए फैसले की तारीख तय करने वाला है, जिसके चलते अवामी लीग की तरफ से ढाका में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से ढाका में हिंसक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। लोग डरे हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, कई जगह से आगजनी की खबरें भी आ रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस यानी डीएमपी कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जाद अली भरोसा दिला रहे हैं कि 13 नवंबर के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है। लेकिन यूनुस के सामने एक मुश्किल नहीं है, उनके सामने दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल जमाते इस्लामी ने खड़ी कर दी है। जमाते इस्लामी की तरफ से जो चेतावनी यूनुस सरकार को दी गई है, उसे लेकर पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश में 2026 में चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन जमाते इस्लामी इसका विरोध कर रही है। जमाते इस्लामी और 7 दूसरे इस्लामिक दलों के हजारों समर्थक राजधानी ढाका में एकत्र हुए और मांग की कि अगला चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होना चाहिए। इसके साथ ही जुलाई राष्ट्रीय घोषणा पत्र पर जनमत संग्रह कराया जाए। इस घोषणा पत्र का नाम जुलाई 2024 में हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए बगावत की पृष्ठभूमि में रखा गया है। प्रदर्शनों में शामिल दलों का कहना है कि घोषणा पत्र फिलहाल गैर बाध्यकारी है और इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी और संविधान का हिस्सा बनाने के लिए जनमत संग्रह की जरूरत है।
जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने सरकार को चेतावनी दी कि चुनाव से पहले रेफरेंडम के बिना चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। मोहम्मद यूनुस जमाते इस्लामी के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि यूनुस खुद चुनाव टालना चाहते हैं, जिससे वो ज्यादा वक्त तक बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा बनाए रखे। और उन्होंने जमात के दबाव में कुछ कदम भी उठाए, लेकिन इससे छात्र भड़क उठे। बांग्लादेश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए। उसका कारण है कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में संगीत और शारीरिक शिक्षा यानी पीटी के शिक्षकों की नियुक्ति की योजना रद्द कर दी है। दरअसल जमात ने इस विषय को गैर इस्लामी बताया था और सरकार पर दबाव बनाया कि इन्हें शिक्षा व्यवस्था से अलग किया जाए। जमात के दबाव में यूनुस ने फैसला तो कर लिया और शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी, जिससे शिक्षक और छात्र भड़क गए। ढाका विश्वविद्यालय, जो बांग्लादेश के छात्र आंदोलनों का प्रतीक है, केंद्र है, वहां छात्र 1971 के मुक्ति संग्राम के गीत गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस गीत का विरोध जमाते इस्लामी कर रहा है, यूनुस सरकार जिसके खिलाफ है, छात्र उसी गीत को गा रहे हैं। जिस तरह से यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, उसके बाद चर्चा तो यह भी हो रही है कि उन्हें भी देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। वैसे सभी की नजरें इस वक्त 13 नवंबर पर हैं। क्या ढाका में अवामी लीग का लॉकडाउन कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे H1B वीजा को लेकर ट्रंप के चौंकाने वाले बयान की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रवासियों को अमेरिका से बाहर करने पर तुले हुए हैं, अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वीजा के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब उन नियमों को इतना सख्त बना दिया गया है कि आम इंसान वीजा लेने से पहले 10 बार सोचे। वैसे तो ट्रंप के फैसलों का काफी विरोध भी देखा गया और अब खुद राष्ट्रपति के रुख में भी बदलाव आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में पर्याप्त टैलेंट ही नहीं है, अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत है। यानी अब वो अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति से पलटी मारते नजर आ रहे हैं और अमेरिकियों की तुलना में विदेशी कामगारों को खोज रहे हैं। दरअसल फॉक्स न्यूज में एक इंटरव्यू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या H1B वीजा की संख्या कम की जाएगी क्योंकि इससे अमेरिकी मजदूरों के वेतन पर असर पड़ता है, तो इसके जवाब में राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, मैं सहमत हूं, लेकिन आपको बाहर से टैलेंट भी लाना होगा। देश में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं है, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ खास क्षेत्रों में हमारे पास टैलेंट नहीं है। आप बेरोजगार लोगों को उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में तो नहीं भेज सकते। यानी ट्रंप अब इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका को प्रवासियों की जरूरत है, जबकि इससे पहले तो उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा अमेरिकियों को नौकरी देने के लिए दबाव बनाया था। इसके लिए सख्त नीतियां भी बनाई गई, जिसके तहत H1B वीजा की एप्लीकेशन फीस को 100 गुना बढ़ाकर $1000 से $1,00,000 कर दिया गया। जिस तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाए हुए थे और दूसरे सभी देशों के साथ अमेरिका के संबंध भी बिगाड़ रहे थे, उसे लेकर एक्सपर्ट्स ने और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी तक दी थी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अमेरिका ने 20 सालों में जो बनाया है वो सब खत्म हो जाएगा। चीन और यूरोपीय देश बाजी मार लेंगे और इन सब के लिए ट्रंप की नीतियां ही जिम्मेदार होंगी। ऐसे में अब ट्रंप के रुख में आया ये बदलाव काफी अहम माना जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने विदेशी छात्रों को भी अमेरिका में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। ट्रंप ने कहा कि विदेशी छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई की इजाजत मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि वे न सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, बल्कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को भी संभालते हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि अब ट्रंप खुद विदेशी छात्रों को एडमिशन देने पर जोर दे रहे हैं, यानी अपनी ही नीतियों के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस दबाव में उन्होंने अपने रुख में ये बड़ा बदलाव किया है। बहरहाल ट्रंप के फैसले हमेशा से ही चौंकाने वाले रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वीजा के नियमों में दोबारा बदलाव होगा। इस दिशा में अब क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजरें बनी रहेंगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो इस जंग में रूसी सेना यूक्रेन पर इस कदर भारी पड़ रही है कि यूक्रेनी सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। और ये बात खुद यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर कह रहे हैं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने स्वीकार किया है कि दक्षिणी जापोरोजिया क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सेना की हालत काफी खराब हो गई है। जहां रूसी सैनिकों के खिलाफ तीव्र लड़ाई के बाद यूक्रेनी सेना 5 गांवों से हट गई है। रूसी सेना ने खराब मौसम का फायदा उठाया और घने कोहरे में आगे बढ़कर इस क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा किया। यूक्रेनी ठिकानों पर लगभग 2000 गोले दागे गए।
इसके अलावा जापोरिजिया के हुलियापोल शहर के उत्तर पूर्व में स्थित 3 और गांवों पर कब्जा करने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच गर्मागर्म संघर्ष चल रहा है। ये खबर ऐसे वक्त पर आई है जब रूस ने एक दिन पहले ही ये कहा है कि उसकी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के पक्रोव्स्क और कुपियांस्क शहरों में और भी अंदर तक घुस गई हैं। यानी रूसी सेना के दावों पर यूक्रेन की तरफ से भी मुहर लगा दी गई है। यानी जमीनी संघर्ष में तो यूक्रेन को रूस के सामने घुटने टेकने पड़ ही रहे हैं, तो आसमान में भी अब रूस का ही दबदबा दिख रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन और ब्रिटेन की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। रूस ने एक सनसनीखेज खुलासे में यह दावा किया कि हमने यूक्रेन और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की साजिश को नाकाम कर दिया है, जो एक मिग-31 फाइटर जेट को अपहरण करने की कोशिश कर रही थी। अपहरणकर्ता मिग-31 को ओडेसा या रोमानिया के नेटो एयरबेस पर ले जाकर मिसाइल दागने की योजना बना रहे थे, ताकि रूस पर नेटो को जंग के लिए उकसाने के आरोप साबित हो जाए। नेविगेटर को पायलट को जहर देकर मारने का सुझाव भी दिया गया, लेकिन हमारी सेना ने किंजाल यानी डैगर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के स्टारो कॉन्स्टेंटिनोव में खुफिया सेंटर और F-16 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। आप जानते हैं कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों से, नेटो देशों से बार बार इस जंग को खत्म करने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील कर रहा है, लेकिन रूस ने उसकी सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान इस वक्त जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी इजराइल और अमेरिका उस पर हमला कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ये साफ कह चुके हैं कि ईरान किसी भी जंग की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन उस पर जंग थोपी गई तो वो करारा जवाब जरूर देगा। और इसीलिए ईरान तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान की घेराबंदी को सख्त करता जा रहा है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि वो कतर के इडाहो में सैन्य एयरबेस बना रहा है। वैसे कतर में अमेरिका का एयरबेस पहले से ही है, लेकिन अब वो ईरान के करीब एक और एयरबेस तैयार कर रहा है। सीरिया में भी अमेरिका सैन्य एयरबेस बनाने की तैयारी में है। और अब खबर आ रही है कि ईरान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान में भी अमेरिका सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश में जुट गया है। अली खामेनेई के सलाहकार वेलियाती ने कहा कि अमेरिका का नया सैन्य अड्डा ईरान के चाबहार और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास बनेगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि चाबहार पोर्ट का संचालन हिंदुस्तान करता है। चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। ग्वादर पोर्ट को चीन ऑपरेट करता है, इसलिए चाबहार भारत के लिए सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस क्षेत्र में अब अमेरिका की एंट्री हो रही है। वेलियाती ने खुलासा किया कि हाल के महीनों में पाकिस्तान के कई सैन्य अधिकारी अमेरिका की यात्राएं कर रहे हैं और वहां वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये गतिविधियां अमेरिकी रणनीतिक हितों से जुड़ी हुई है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने अमेरिका को पासनी में एक बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया था। ग्वादर बंदरगाह, जिसे चीन ऑपरेट कर रहा है, वहां से पासनी की दूरी 135 किलोमीटर है। यानी अगर अमेरिका यहां बंदरगाह बनाता है तो वो ग्वादर पर भी नजर रख सकता है। इसके अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह से पासनी की दूरी करीब 280 किलोमीटर है। और अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ही पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव दिया गया। अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही दबाव बना रहा है। अब एक बात तो साफ है कि अगर पासनी में अमेरिका अपना सैन्य बेस बनाता है तो इससे चीन और भारत दोनों की ही चिंता बढ़ सकती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी जगह पर मिले जीवन की, जहां ना धूप है और ना ही खाने पीने की कोई चीज। तो सोचिए एक ऐसी जगह जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न गर्मी है और ना ही खाने पीने के लिए कोई चीज उपलब्ध है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही बेजान जगह को प्रशांत महासागर की गहराइयों में खोज निकाला है। ब्रेमेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की इस खोज ने सबको हैरान कर दिया। यह जगह मारियाना ट्रेंच से बहुत नीचे ज्वालामुखी और खाई के बीच स्थित है। यहाँ कीचड़ वाले ज्वालामुखी से खनिजों से भरी ठंडी चीजें बाहर निकलती हैं, जबकि आमतौर पर तो आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी से हमेशा गर्म लावे ही निकलते हैं। और पहले तक ये माना जाता था कि यहाँ जीवन हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पाए गए छोटे जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो वैज्ञानिकों को ही चौंका दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नन्हे जीव सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं। ये जीव बाहर निकलती हाइड्रोजन या मीथेन गैसों का इंतजार नहीं करते, बल्कि सीधे चट्टान के अंदर घुस जाते और वहां फंसे कच्चे तत्वों को खाकर अपनी ऊर्जा बनाते हैं। उनके छोड़े गए फैट के अवशेषों ने बताया कि उन्होंने वहां लंबे समय से अपना मजबूत कूना बना लिया है।
वैज्ञानिक शुबोर्ड्स कहते हैं कि बिना सूरज की रोशनी और कार्बन के इनका जिंदा रहना हमें पृथ्वी के शुरुआती दिनों की झलक दिखाता है। ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि शायद ये बताता है कि करोड़ों साल पहले जब हमारी धरती अस्थिर थी, तब भी जीवन ने अपनी शुरुआत कैसे की होगी। सचमुच ये खोज पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को समझने में एक बड़ा कदम है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।